हाँ, तो हमारा टॉपिक चल रहा था रिफॉर्मेशन वाला। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो उसी में पॉइंट आ रहा है वो है कि कौन से प्रोमिनेंट लीडर्स हुए थे रिफॉर्मेशन वाले। रिफॉर्मेशन जब आया था, रिफॉर्मेशन मतलब रिलीजन में जो चेंजेस लाए गए थे वहां पर। तो ऐसे में देखो कि हमने कारण तो देख लिए थे, व्हाट वर द मेन कॉजेस बिहाइंड दीज ऑल एक्टिविटीज जो कि उस टाइम पे वहां पर हुई थी। 14th सेंचुरी से शुरू हो गई थी, जिसमें हमने देखा था कि चर्च में जो कमियां थी वो थी ही, और जो प्रीस्ट थे दैट मीन जो चर्च के पोप हुआ करते थे, उनकी जो जिंदगी जीने का तरीका था बड़ा इमोरल मैनर में जीते थे। इसका मतलब लोगों का तो वो पूरा फायदा उठाते थे और खुद पर कुछ भी आंच नहीं आने देते थे। तो ऐसे में ये जो डिमांड थी कि भाई चर्च में रिफॉर्म आने चाहिए, ये शुरू हो जाता है 1320 में। एक बंदे का जन्म होता है जिसका नाम था जॉन वाइक्लिफ। ठीक है, जिनकी लाइफ रही 1320 से 1384। बेसिकली ये प्रोफेसर थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और इन्होंने सबसे पहले चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज किया कि भाई गॉड और ह्यूमन के बीच में एक चर्च का क्या लेन देन है। अगर एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट देखा जाए तो बोलो गॉड से ज्यादा लिंक स्टैब्लिश करने के लिए सबसे बेस्ट क्या है कि आप बाइबल पढ़ लो, बाइबल से आप अपने हिसाब से सीधा आप कांटेक्ट कर सकते हो गॉड से। तो ऐसे में जो जॉन वेक्लिफ थे, इन्होंने बाइबलिकल डॉक्ट्रिन को तो प्रमोट किया और चर्च को रिफॉर्म करने की बात कही, और इसमें मेनली इन्होंने किस पे फोकस किया? कैथोलिक चर्च को। क्यों? क्योंकि एक तो ये अपनी मनमानी किया करते थे, दूसरा यहां पर लैंग्वेज जो थी वो कॉमन मैन की लैंग्वेज नहीं हुआ करती थी, इसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती थी। लैटिन थी, लैटिन हर कोई समझ नहीं पाता था, तो बोले ऐसे काम नहीं चलेगा। तो इन्होंने अपनी तरफ से सबसे पहले ये बंदे थे जिन्होंने अपनी तरफ से कहा कि बाइबल का रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन होना चाहिए, और पहली बार बाइबल का ट्रांसलेशन होता है, और वो कौन सी लैंग्वेज में हुआ? इंग्लिश में। तो ये आप जरूर याद रखोगे। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले बाइबल का ट्रांसलेशन करने वाले बंदे जॉन वेक्लिफ, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, और इसी बेसिस पर इनको नाम क्या दे दिया? मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये टाइटल भी याद रखोगे। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो लीडर थे रिफॉर्मेशन में वो थे जॉन हुस। तो इनका अगर देखें तो जन्म हुआ था बोहेमिया में, जो कि चेकोस्लोवाकिया, दैट मींस आज के टाइम पे जो चेक रिपब्लिक है वो प्लस में स्लोवाकिया वाला रीजन है वहां। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ प्राग, प्राग कहां पर है? चेक रिपब्लिक की कैपिटल है प्राग। ओके, तो वहां पर ये प्रोफेसर थे। इन्होंने क्या कहा कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो बाइबल से पढ़ाई करो, बाइबल को पढ़ोगे तो आपको अपने आप अपनी जिंदगी के बारे में सब पता पड़ जाएगा और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसमें प्रीस्ट का कोई रोल यहां पर नहीं आता। फिर इंपॉर्टेंट जो लीडर स्कॉलर आए रिफॉर्मेशन मूवमेंट में वो थे गिरोलोमा सवोनेरोला। ठीक है, गिरोलोमा सवोनेरोला, ये भी लर्नेड प्रीस्ट थे और पॉलिटिशियन भी थे। कहां पे? फ्लोरेंस, दैट मींस इटली वाले एरिया में थे। इन्होंने भी अपनी तरफ से चर्च में जो कमियां थी उनको हाईलाइट किया और कहा कि भाई यहां पर चर्च अपने मनमानी जो कर रहा है वो बात बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इसके अलावा नेक्स्ट लीडर कौन थे? नेदरलैंड्स। उस टाइम पे देखो, उस टाइम पे हॉलैंड बोला जाता था। ठीक है, तो वहां पर डेसिडेरियस इरास्मस, इन्होंने अपनी फेमस बुक जिसका नाम था इन द प्रेज ऑफ फॉली, उसमें 1511 में अपनी मूवमेंट को लॉन्च किया, जिसमें लूथर जो मार्टिन लूथर हैं उनसे भी पहले ही आ गए थे। इन्होंने अपनी तरफ से एक तो ये बुक और एक और बुक लॉन्च की इन्होंने 1516 में, जिसका नाम था न्यू टेस्टामेंट। दोनों में क्या काम किया कि बोले जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है, या फिर ये कहो कि जिसमें जो कैथोलिक चर्चेज हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, बोले उस चीज को हमें ऑब्जेक्ट करना चाहिए। इन दोनों बुक्स के थ्रू मैसेजेस डिलीवर किए। फिर इंपॉर्टेंट लीडर आ जाते हैं जिसपे क्वेश्चन बहुत बनने के चांसेस बनते हैं, वो है मार्टिन लूथर। बेसिकली इनका जन्म हुआ नवंबर 10 1483 को। बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे जर्मनी में। ठीक है, मतलब किसान फैमिली में जन्म हुआ। फिर इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की कैसे जैसे करके एरफर्ट यूनिवर्सिटी से, और पिताजी की विश थी ये, पर वही चीज है कि एक इंसान की खुद की सोच होती है, वो उस हिसाब से काम करता है। तो उन्होंने फिर धर्म से संबंधित पढ़ाई करनी शुरू कर दी। ठीक है, पिता तो चाहते थे कि लॉ पढ़े, पर उन्होंने स्विच कर लिया और थियोलॉजी, दैट मींस धर्म से संबंधित उन्होंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया। फिर उसके बाद में उन्होंने थियोलॉजी में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करके विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए। अब आप देखो कि शुरुआती टाइम पर अगर देखें ना तो लूथर बड़े एकदम कहते हैं ना कि रेवोल्यूशनरी आइडिया वाले इंडिविजुअल नहीं थे। इन्होंने ज्यादा कुछ अपनी तरफ से
ऑब्जेक्शन नहीं किया था कि पॉप्स की एक्टिविटी क्या है। पर जब वो देखा 1517 के टाइम पे लूथर का माइंड जो है वो चेंज कब हुआ, जब लेटर ऑफ इंटेलिजेंस का जो मुद्दा आता था उसकी वजह से, जिसमें क्या कहा गया था कि भाई आप अपनी तरफ से पैसे पे करो और आपको माफी दिलवा दी जाएगी। उस लेटर ऑफ इंटेलिजेंस को लेटर ऑफ पार्डन भी, पार्डन का मतलब माफी मिल जाएगी, भाई आपने कोई पाप किए हैं तो बस आपको टाइम पे पेमेंट कर देना है। तो ऐसे में लेटर ऑफ इंटेलिजेंस और लेटर ऑफ पार्डन जिसका नाम था, उसको लेकर के फिर बाद में लूथर का दिमाग खराब हुआ कि भाई जो पैसे वाला है इसका मतलब वही अपने पाप माफ करवा सकता है, किसी और को मौका नहीं है। दूसरा, पाप को माफ करवाने के लिए भाई केवल चर्च ही डिसाइड करेगा क्या कि किसकी गलती माफ होगी, किसकी नहीं होगी। तो इस चीज को लेकर के इन्होंने ऑब्जेक्शन किया और ऑब्जेक्शन को लेकर के अपनी तरफ से एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया जिसको बोला गया द 95 थीसिस। और द 95 थीसिस में क्या थे, 95 स्टेटमेंट्स थे। पहली चीज ये इन्होंने लॉन्च कब किया था, ये देखो जो विटेनबर्ग कैस्टल कैथेड्रल था उसमें 31 अक्टूबर 1517 को अपनी तरफ से ये 95 स्टेटमेंट दिए थे। और स्टेटमेंट में सीधा क्या था कि चर्च जो जिस तरीके से पैसा इकट्ठा करते हैं उन एक्टिविटीज को गलत ठहराया था इन्होंने। साथ में इन्होंने सबसे पहले ये 95 थीसिस जो थे ना, इनको किस लैंग्वेज में लॉन्च किया था, लैटिन में। पर आपको पता है लैटिन तो एलिट्स की लैंग्वेज हुआ करती थी, ठीक है, जो चर्च में काम थे उनसे चलते थे। पर यहां पर अगर देखें तो इस तरीके से आप देखोगे, हाँ टैडजल वो बता दिया, प्रीवियस हमारा डिस्कशन था उसमें था। टैडजल बेसिकली जो प्रीस्ट था उसने ये लॉन्च किया था लेटर ऑफ पार्डन, और इसमें क्या कहा था कि अगर कोई भी इंडिविजुअल जिसने कोई पाप किया है, पाप धोना चाहता है, तो पैसे से खरीदो और अपने पाप धो लो। ये था सिस्टम उसमें। तो टैडजल ने ये आइडिया दिया था, डायरेक्टली हेवन में एंट्री हो जाएगी, इस तरीके की बातें, बस पैसा दो और स्वर्ग की प्राप्ति करो, इस तरीके की बात कही थी टैडजल ने, जो कि पॉप था, राइट। पर उस बंदे ने फिर बाद में इस चीज को ही फिर मार्टिन लूथर ने अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट किया। तो शुरू में तो लैंग्वेज कौन सी थी, लैटिन, फिर उसके बाद में इसको लोकल लैंग्वेज जर्मन में भी ट्रांसलेट किया, क्योंकि लोगों को अवेयर करना था ना। अब लोगों की अवेयरनेस तो तब आ सकती है जब लोग उसको पढ़ लिख सके। तो लैटिन से फिर इन्होंने ट्रांसलेट कर दिया किसमें, जर्मन में, ठीक है। इसके आगे अपने खुद के कई फ्रेंड्स को ये 95 थीसिस देकर के विदेशों में भी भेजा, जहां पर ये था कि चर्च जहां पर भी प्रॉब्लम क्रिएट करे उन सबको आप ऑब्जेक्ट करो। वो बात ठीक है कि बहुत हद तक ऑब्जेक्शन होने लग गया था मार्टिन लूथर के खिलाफ कि भाई ये जो है ये बंदा पूरे स्टैब्लिशमेंट को चेंज कर देगा। पर फिर भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने अपनी तरफ से बहुत, कहते ना कि डेडिकेशन के साथ में काम किया। फिर देखो एक ओपन डिबेट ऑर्गेनाइज होता है 1519 में, ठीक है, जिसमें लूथर ने पॉप्स को यह कहा कि भाई आप एक चीज बताओ, मैन और गॉड के बीच में आप कौन होते हो। ये यूजलेस है, ये चीज, ये बिल्कुल काम की चीज नहीं है। एक इंसान को अगर वाकई में भगवान से अगर मिलना ही है तो उस केस में आप यहां पर बीच में पॉप का कोई रोल नहीं होता है। साथ में यह भी कहा लोगों से कि जॉन हुस का जो आइडिया था, अगेन हमने देख लिया, अभी प्रीवियसली डिस्कस किया कि जॉन हुस ने जो आइडिया दिया वो फॉलो करो। इसका मतलब बाइबलिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काम करो। बाइबल को ट्रांसलेट कर ही दिया था, लैटिन में क्या था तो मतलब नहीं था। आई मीन बाइबल जो लैटिन में थी फिर उसको इन्होंने अपनी लोकल लैंग्वेज में भी आगे ट्रांसलेट करता हुआ हम देखेंगे कि भाई कैसे भी करके आप बाइबल को पढ़ो, उसी से आपका साल्वेशन हो सकता है, उसी से आप अगर गॉड को प्राप्त करना चाहते हो तो यू कैन अचीव दैट, ठीक है। साथ में इन्होंने अपनी तरफ से 3 पैम्पलेट्स भी पब्लिश किए थे और उनमें काम क्या था, ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे फंडामेंटल आइडियाज उन्होंने दिए जिसके बेसिस पे सीधा का सीधा जो चर्च था उसको प्रोटेस्ट किया गया था उन 3 प्रिंसिपल्स के बेसिस पे, ठीक है, वो 3 पैम्पलेट्स में, ठीक है। और इसी वजह से प्रोटेस्टेंटिज्म की शुरुआत हो जाती है। यहां पे प्रोटेस्ट करने लग गए, ये विरोध करने लग गए, ठीक है, जर्मन नेशन को कि भाई लैंग्वेज में आप विश्वास रखो, क्योंकि यहां पर नेशनैलिटी का भी आइडिया जो था वो शुरू हो गया था, ठीक है, राष्ट्रवाद की जो भावनाएं थी। और राष्ट्र में क्या होता है, एक ज्योग्राफिकल एरिया, वहां के रहने वाले लोग, वहां की खुद की लैंग्वेज और वहां के लोगों की कल्चर, ये सब मिलकर के एक नेशन बन जाता है। तो इस तरीके से अपनी तरफ से सीधा ये कह दिया कि भाई भगवान की प्राप्ति अगर करनी है तो उस केस में आपको अपने खुद के एक्ट्स पर ध्यान रखना होगा, कंडक्ट्स पर। हाँ, वो बात ठीक है कि इन्होंने ज्यादा डिसिप्लिन की इनकी बातें नहीं की थी, पर फिर भी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था जिसमें चर्च के पॉप के हाथों में सारी चीजें थी ना, उनको इन्होंने सीधा ऑब्जेक्ट कर दिया, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने अपनी तरफ से
कि भगवान, अगर आप अच्छे हो, अगर आपने बाइबल की पढ़ाई की है, उसको फॉलो करते हो, तो भगवान गॉड जो है वो अपनी ग्रेस से आपको ऑटोमेटिकली आपको साल्वेशन दे देगा। चर्च की या फिर पॉप की मीडिएशन की आपको कोई जरूरत नहीं है। ये सीधा इन्होंने ऑब्जेक्शन अपनी तरफ से हाईलाइट कर दिया। फिर आप देखो लूथर के खुद के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने भी ऑब्जेक्शन किया, पब्लिक मीटिंग्स में भी अपनी तरफ से जबरदस्त तरीके से, कहते ना कि एक माहौल बन गया था। और सीधा चैलेंज कहां पे होने लग गया था? होली रोमन एम्पायर। देखो आपको मैंने पहले बता दिया था कि ये जो रेनेसेंस और रिफॉर्मेशन, ये दो ऐसे मोमेंट्स थे जिसके टाइम पर एंशियंट जो कल्चर थी यूरोप की, उसको रिवाइवल मिलता है। और जो होली रोमन एम्पायर थी, वहां पर इस तरीके के अंधविश्वास नहीं हुआ करते थे जो कि मिडिवल पीरियड में डार्क एज में हुआ करता था, जब हर चीज पर चर्च की लगाम चलती थी। ठीक है, फिर आप देखो 1521 में जर्मन इंपीरियल असेंबली रीस्टैग में एक वोट ऑफ सेंसर पारित होता है मार्टिन लूथर के अगेंस्ट में, कि ये बंदा जो है ये बोला पूरे स्टैब्लिशमेंट को बिगाड़ देगा। तो इस बंदे को काउंटर करने के लिए आप देखो कि वोट ऑफ सेंसर ये पारित होता है। पर वही चीज है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस बहुत थी, तो ऐसे में आप देख सकते हो कि लोग जो है उल्टा एक जो सेंसर मोशन जो लाया गया था मार्टिन को क्रिटिसाइज करने के लिए, वो अवेयरनेस स्प्रेड करने का काम कर गया। इसके अंदर फिर देखो जब लोगों में मार्टिन लूथर के बारे में जब पता पड़ने लग गया ना, तो देखा गया कि बहुत से जो सोसाइटी के सेक्शंस थे, जैसे मिडिल क्लास और जो वर्किंग क्लास थी, उन्होंने अपनी तरफ से लूथर को सपोर्ट और किया। बॉर्जियोस, ठीक है, जिसको हम बुर्जुआ क्लास भी बोलते हैं ना, बॉर्जियोस, और साथ में जो प्रोलेटरेट जो थे, जो वर्किंग क्लास थी, लेबर क्लास थी, इन दोनों ने अपनी तरफ से सपोर्ट दिया। और इनका सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्यों? मासिस में कौन थे, ज्यादातर लोग कौन थे? अभी अभी नई इकोनॉमिक क्लास बनी थी, वो तो बॉर्जियोस थे, बाकी प्रोलेटरेट तो थे, वर्किंग क्लास जो थे, तो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। और मार्टिन लूथर ने अपनी तरफ से एक ही बात बोली, बोला बाइबल को अगर आप पढ़ोगे तो उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा, किसी भी बिचौलिए की आपको कोई जरूरत ही नहीं है अगर आपको गॉड से मीटिंग करनी है। इसका मतलब क्या हो गया कि आप अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ो, वो ही आपका मेन साल्वेशन का टूल है। ठीक है, अब देखो मार्टिन लूथर ने जो भी अपनी तरफ से आइडियाज दिए, उन आइडियाज की बात करें तो सबसे पहली चीज तो ये कि क्रिस्ट, दैट मीन्स जीसस क्राइस्ट और बाइबल, इन दोनों को तो एक्सेप्ट किया, और चर्च की जो ऑटोक्रेसी थी उसको रिजेक्ट किया। ठीक है, कि चर्च अपने मन में आए जैसे कुछ करे, वो नहीं चलेगा। जीसस क्राइस्ट है, बाइबल है, बोले इन दो में ध्यान लगा लो, वही आपका मोक्ष करवा देगा, पहला पॉइंट। दूसरा इन्होंने ये कहा कि साल्वेशन के लिए आपको जरूरी नहीं है कि जो सैक्रामेंट्स है, दैट मींस जो सैक्रेड एक्टिविटीज की जाती है किसके द्वारा, चर्च में, उसको करने की जरूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से भगवान में विश्वास लगा करके अगर बाइबल की एक्टिविटीज को फॉलो करोगे तो आपका साल्वेशन हो जाएगा। तीसरी चीज क्या बोली कि जो 7 सैक्रामेंट्स, वहां पर स्पेसिफिकली 7 एक्टिविटीज हुआ करती थी चर्च में, तो उनमें से केवल 3 को ही कंफर्म किया, 3 को ही मार्टिन लूथर ने प्रमोट किया, बाकी 4 को रिजेक्ट कर दिया। 3 कौन कौन सी थी, मतलब अपनी तरफ से एम्ब्रेस किया, है ना, 3 को ही। कौन सी? कंफर्मेशन, पेनेंस एंड होली यूकैरिस्ट। ये ऐसी एक्टिविटीज थी जिन तीनों के बेसिस पे क्या समझ में आ रहा है कि चर्च को 100% डिस्कार्ड नहीं किया था मार्टिन लूथर ने। चर्च के लिए क्या बोला कि चर्च में चेंजेस आने चाहिए, रिफॉर्म्स आने चाहिए, चर्च को रिप्लेस या चर्च को बिल्कुल डिस्कार्ड करने की बात नहीं बोली, क्योंकि अगर यहां पे डिस्कार्ड होता तो ये सातों के सातों सैक्रामेंट्स को भी रिजेक्ट किया जा सकता था। पर ये 3 चीजों को वहां पर अपहेल्ड किया गया, एम्ब्रेस किया गया, प्रमोट किया गया, किसके द्वारा? लूथर के द्वारा। इसके अलावा चर्च के जो मिरेकल्स थे कि हाँ जी अगर आप जाओगे, वही लेटर ऑफ इंटेलिजेंस की, हाँ भाई पैसे दो, देखो आपके सारे पाप माफ हो जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा, हेवन की आपकी जर्नी हो जाएगी, उन सारी चीजों को रिजेक्ट किया, मतलब मिरेकल ऑफ चर्चेस को रिजेक्ट किया। इसके अलावा कानून के ऊपर किसी को भी नहीं माना, क्योंकि लॉ के स्टार्ट में स्टूडेंट थे ना पिताजी के कहने पे, तो इस तरीके से लॉ की भी नॉलेज थी इनको, तो इन्होंने अपनी तरफ से उसको भी ऑब्जेक्ट कर दिया कि लॉ के ऊपर कोई भी नहीं है। इसके अलावा मार्टिन लूथर ने अपनी तरफ से क्या एम्फेसिस दिया और चीजों पे कि अब जो है वो रोमन कैथोलिक चर्चेस नहीं चलेंगे, क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्चेस पूरी अपनी दादागिरी चलाते हैं, जहां पर पोप जो है वो अपने आप को सुपीरियर साबित करते हैं। बोले ये नहीं चलेगा, अब नेशनल चर्च होंगे। इसका मतलब हर एक
कंट्री, वहां के रहने वाले लोग अपने हिसाब से अपनी खुद की लैंग्वेज में चर्च की एक्टिविटीज को कंडक्ट कर पाएंगे, तो नेशनल चर्चेज हो गए। इसके अलावा कि इस जो भी स्क्रिप्चर्स हैं वो सभी को नॉलेज दे इस तरीके की एक्टिविटीज का मतलब क्या हो गया, लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन की बात भी इन्होंने कर दी थी, जो भी रिलीजियस टेक्स्ट थी उनकी। इसके अलावा प्रीस्ट के लिए क्या बोला, प्रीस्ट जो है वो अपने आप को ये कह के सेपरेट नहीं कर सकते हैं सोसाइटी से कि हाँ जो भी प्रीस्ट बन गया वो शादी नहीं कर सकता, नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकता। बोला प्रीस्ट को भी शादी करने के लिए अलाउ करो आराम से, और एक नॉर्मल जो साधारण सिटीजन है, एक सिविलाइज सिटीजन जिस तरीके की जिंदगी जीता है, एग्जैक्टली वैसी जिंदगी जीने का अधिकार उनको भी दिया जाए। इससे क्या होगा, जब वो नॉर्मल जिंदगी जिएंगे तो उनके पास में कोई एक्सेप्शन या छूट नहीं रहेगी, एग्जम्पशन नहीं रहेगा। इससे करप्शन जो था चर्च में उसको कंट्रोल करना पॉसिबल हो पाएगा। सो ओवरऑल ये टोटल 8 अपनी तरफ से आइडियाज फ्लॉट किए थे लूथर ने, और इनका इंपैक्ट पूरे यूरोप में देखने को मिला था। ठीक है, तो मार्टिन लूथर ने स्ट्रेस किया कि भाई चर्च को जो है वो फ्री करो, वहां पर अपनी मनमानी करने के लिए चर्च भी अलाउड नहीं है, तो चर्च पर कोई दबाव भी नहीं होना चाहिए। साथ में जो कैथोलिक चर्चेज में हायरार्की का सिस्टम था कि सबसे सुपीरियर जो चर्च है वो तो वेटिकन सिटी वाला जो रोमन चर्च था वो, और फिर उसके नीचे लेयर बाय आगे चलते जाएंगे, तो ये हायरार्की जो थी बोला इसको खत्म करो, एक इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, कहीं पर भी कोई भी अपना काम कर सके। साथ में कोई भी एक्लेसियकल जो वर्क थे, मतलब कोई भी अगर पवित्र काम कोई करना चाहता है, ठीक है, तो उसमें करने के लिए जर्मन लैंग्वेज को फॉलो किया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहां पर जैसे संस्कृत की बात करें, अगर केवल संस्कृत में ही पूजा हो तो फिर नॉर्मल आदमी तो कहीं नहीं पाएगा। आज के टाइम पे संस्कृत पे कहां कमांड है, जबकि हिंदी, लोकल लैंग्वेज तमिल है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, हिंदी है, उड़िया है, इन लैंग्वेजेस में अगर पूजा कर पाए तो कितना आसान रहता है। इसके अलावा सेक्टेरियनिज्म, सेक्टेरियनिज्म का मतलब कि कैथोलिसिज्म में भी बहुत सारे डिवीजन थे, उनको भी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट किया, पॉइंट टारगेट रखा, भाई गॉड से सीधा कम्युनिकेट करो, बिचौलियों के बीच में मत आने कर दो। और साथ में जो स्क्रिप्चर्स थी, दैट मींस जैसे बाइबल के अलावा जो भी रिलीजियस डॉक्यूमेंट्रीज थी उनको ज्यादा से ज्यादा इन्होंने अपनी तरफ से प्रमोशन दिया। इसके अलावा अगर देखें तो फिर इन्होंने रिलीजन को सिंप्लीफाई करने की बात की। ओवरऑल इनका फोकस किस पे था, रिलीजन पे। अभी तक भी हमने सोसाइटी और इकोनॉमी की बात नहीं की है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात नहीं की थी इन्होंने, किसकी बात की थी, रिलीजन को सिंप्लीफाई करो। इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज जो आ गई थी चर्च की दादागिरी की वजह से, बोलो उसको ठीक करो। तो ऐसे में लूथर के जो फॉलोवर्स थे ना, उन्होंने सीधा कैथोलिक चर्च को चैलेंज किया। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल मेन थे। इसके अलावा देखा जाए तो आगे मोरलेस वही चीजें चल रही हैं, कंटिन्यू हो रही है। आगे आ जाओ यहां पे। लूथर का जो आइडिया था वो आसपास के एरिया में फैलने लग गया था, और लूथेरियनिज्म जो था, लूथेरियनिज्म दैट मींस प्रोटेस्ट करने का जो आइडिया था वो धीरे धीरे फ्लोट होने लग गया। और उसमें आप देखोगे कि एक तो ये यहां पर देख सकते हो कैटस टेंडेंट है, ठीक है, एक थॉमस मुंतजेर, ये दो ऐसे फॉलोवर्स थे लूथर के जिन्होंने अपनी तरफ से एग्रेसिव मैनर में काम किया। ठीक है, मेनली फोकस किस पे किया, एक तो पीजेंट्स को अपने फेवर में लिया। जब आप देखते हो कोई भी मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाना है ना, तो आप मासेस को अपनी तरफ कर लो, ठीक है, जनता को अपनी तरफ कर लो, और उस चीज का यहां पर इन्होंने बहुत फायदा उठाया। इसके अलावा इन्होंने सर्फडम और फ्यूडल टैक्स, रिलीजियस टैक्स, इन सब के ऊपर अपनी तरफ से बैन लगाने की कोशिश की। सर्फडम का मतलब क्या होता है, एक तरीके से वो लोग जो कि बंधुआ मजदूरी में फंस जाते हैं कि करना ही पड़ेगा। एक फैमिली का बंदा अगर वो लेबर है तो उसका बच्चा भी फिर लेबर क्लास में रहेगा, फिर वो एक तरीके से मजबूरन उनको उसी तरीके से काम करना पड़ेगा, और फिर उनको टाइम पे सैलरी मिले ना मिले वो और अलग चीज है। ठीक है, हमारे जैसे सामंतवाद चलता है ना, एग्जैक्टली मोर और लेस ऐसा ही सिस्टम है ये। फ्यूडल टैक्सेशन कि जो सामंत हुआ करते थे, सामंत का मतलब जो मेन जो ऊपर जैसे कि चर्च की तरफ से अपॉइंटेड कुछ इंडिविजुअल्स थे, और उन इंडिविजुअल को अथॉरिटी दे दी जाती थी कि तुम लोग काम करवाओ और फिर वहां से उनसे टैक्स भी कलेक्ट करके लेकर के आओ, तो वो फ्यूडल टैक्स था। रिलीजियस टैक्सेस, भाई धर्म को मान रहे हो, चर्च में जा रहे हो, आप प्रेयर कर रहे हो, तो उसके मेंटेनेंस के नाम पर इस तरीके से टैक्सेस लगाते थे। इसके अलावा लगातार वेल्थ को कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिशें की जा रही थी चर्च में, उसको भी ऑब्जेक्ट किया गया। साथ में क्या कहा लूथर ने अपनी तरफ से कि भाई प्रीस्ट जो है उनका इलेक्शन होना चाहिए। लूथर के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने, तो ये दो बंदों के नाम जरूर याद रख लेना, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए
कि मार्टिन लूथर के किन्हीं 2 इंपॉर्टेंट फॉलोअर्स के नाम बता दो, तो ये नाम एज इट इज आपको बता देने हैं। और इन्होंने अपनी तरफ से क्या चीजें ऐड ऑन की वो देख लिया। और ये मैंने बताई दिया आपको, लूथर ने सोशो इकोनॉमिक मूवमेंट के बारे में कोई बात नहीं की, केवल रिलीजियस मूवमेंट्स की इन्होंने बात की थी। अब आ जाता है मेन बर्थ ऑफ प्रोटेस्टेंट चर्च। देखो बात ऐसी है कि इतनी देर तक हम बातें कर रहे हैं तो सारा पॉइंट किस पे आ रहा है, प्रोटेस्ट पे, विरोध पे, और इसी को फॉलो करने वाले जो लोग थे वो बन गए प्रोटेस्टेंट्स। ओके, विरोधी लोग, कैथोलिसिज्म के अगेंस्ट में जाने वाले। तो ऐसे में आप देखो कि जर्मन जो सिस्टम था पूरा वो डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में, एक तो लुथेरन्स और एक होते कैथोलिक्स। अब लुथेरन्स तो वो थे जो प्रोटेस्टेंट थे, सीधी सी बात है, जो कि लूथर की बातों को मान रहे थे, और कैथोलिक्स वो थे जो रोमन कैथोलिक जो सिस्टम था उसको कंटिन्यू करना चाह रहे थे। पर वही चीज है, इन दोनों के बीच में डिवीजन की वजह से राजा भी बहुत ज्यादा क्राइसिस में आ गया था। ठीक है, तो इस चीज के लिए, इस डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने के लिए एक काउंसिल बुलवाई जाती है, पर वही चीज है कि उस काउंसिल को कोई सफलता मिलती नहीं है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि भाई हम तो हमारे हिसाब से काम करेंगे, हमें कैथोलिक चर्चेस से कोई एसोसिएशन नहीं चाहिए, तो उन्होंने तो फिर अपनी तरफ से सीधा क्या कर दिया, या फिर ये कह दिया कि भाई कैथोलिक चर्च है, उनको अपने काम करने के तरीके से बदलना होगा। तो ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहा और उसके फॉलोअर्स बन गए प्रोटेस्टेंट्स, और आज भी ये सिस्टम प्रोटेस्टेंट्स का वहां पर चलता है। ठीक है, इसके अलावा देखो प्रोटेस्टेंट्स की बात करें तो ये प्रोटेस्ट लॉन्च कब हुआ था, ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, 19 अप्रैल 1529 को ये प्रोटेस्टेंट का जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट था 19 अप्रैल 1529 को स्टार्ट हुआ था। मेन डॉक्ट्रिन क्या था कि भाई मार्टिन लूथर के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो किया जाए और प्रोटेस्टेंट जो है उनके साथ में कोई प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर ना किया जाए, इस तरीके की बातें इसमें हुई। अब सवाल यह आता है कि क्या ये सारा काम एकदम आसानी से चल रहा था? देखो ऑब्जेक्शन तो डेफिनेटली होता है, जब भी कोई नए चेंजेस आते हैं तो कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्शन वहां पर डेफिनेटली होगा। तो यहां पर आप देखो ऑसबर्ग पैक्ट, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होता क्या है कि होली रोमन एम्पायर के एम्परर नाम चार्ल्स फिफ्थ, वो बंदा बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया। बोले एक तरफ तो चर्च वाले दबाव बना रहे हैं, कैथोलिक चर्च वाले, और एक ये लूथर को फॉलो करने वाले लोग हैं वो वैसे ही प्रॉब्लम क्रिएट कर ले, तो कैसे सॉर्ट आउट करें इस प्रॉब्लम को? तो बंदे ने डिसाइड किया एक काम करते हैं, एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाते हैं और उस कॉन्फ्रेंस में जो प्रोटेस्टेंट्स हैं उनको बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम बताओ भाई क्या तुम्हारे पास में आर्ग्यूमेंट्स हैं और क्या तुम्हारी डिमांड्स हैं। यहां पर चार्ल्स फिफ्थ का टारगेट तो ये था कि प्रोटेस्टेंट्स को बुला करके उनको ह्यूमिलिएट किया जाएगा और उनके जो भी प्रपोजल्स होंगे उनको हम डिस्कार्ड कर देंगे, इतना कॉन्फिडेंट था ये बंदा। और साथ में बिठा लिए थे वहां पर चर्च के जो दूसरे जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको भी। फिर जब मुद्दा डिबेट में पहुंचता है तो वहां पर एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जाता है प्रोटेस्टेंट्स के द्वारा, जिसको बोला गया था द ऑसबर्ग अप्रूवल। ठीक है, लूथर के जो फॉलोअर्स थे ना उनके द्वारा ये डॉक्यूमेंट लाया जाता है ऑसबर्ग अप्रूवल कि भाई ये हमारी कंडीशंस हैं। डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, और चार्ल्स फिफ्थ ने जो सोचा था ना उसका जस्ट उलट हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पर जो एक्सपेक्टेड था कि लूथर के फॉलोअर्स को सप्रेस कर दिया जाएगा, वो सप्रेशन की बजाय वो जो ऑसबर्ग अप्रूवल था ना वो इतना ज्यादा फैल गया जिसकी हद नहीं है। तो ऐसे में चार्ल्स फिफ्थ के बेटे प्रिंस फर्डिनेंड ने अपनी तरफ से एक पैक्ट साइन किया प्रोटेस्टेंट्स के साथ में 1555 में। और उस पैक्ट में क्या क्या चीजें थी? नंबर 1, हर एक इंडिविजुअल अपने धर्म को चूज करने के लिए बिल्कुल फ्री है। नंबर 2 ये हो गया, चर्च की प्रॉपर्टी जो कि प्रोटेस्टेंट्स ने 1552 से पहले सीज की थी वो प्रॉपर्टीज रिलीज कर दी जाएगी। इसका मतलब चर्च की प्रॉपर्टी वापस मिल गई, क्योंकि प्रोटेस्टेंट्स ने जिस तरीके से आंदोलन चलाया, अपना मूवमेंट चलाया, तो वहां पर चर्च की जो प्रॉपर्टी वाला मुद्दा था वो हमने देख लिया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इसी की वजह से ऑब्जेक्शन होता है। तो ऐसे में चर्च की प्रॉपर्टी को भी रिलीज करवा दिया। तीसरा जो डिमांड थी वो ये कि मार्टिन लूथर जो था उसको तो देखो रिकॉग्निशन मिलना था, बाकी और किसी को रिकॉग्निशन मिला नहीं, पर फिर भी मार्टिन लूथर को रिकॉग्निशन मिला, तो वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी जीत थी। इसके अलावा जो लुथेरियंस थे उन्होंने अपनी तरफ से जो कैथोलिक जोन वाले एरिया में जो भी कोई, अगर वो रोम करते हैं, मान लो कि रोम वाले एरिया में घूमने फिरने निकल गए लुथेरियंस और अपनी तरफ से अपनी जो आइडियाज उनको प्रमोट कर रहे हैं, तो वहां पर रोमन एम्पायर या रोमन जो कैथोलिक चर्चेज के जो प्रीस्ट हैं वो प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे कि हाँ जी आपको आपका धर्म बदलना पड़ेगा। नो,
वहां पर वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। इसके अलावा रिलीजन जो है वो अपने हिसाब से एक इंडिविजुअल का खुद का अपना काम है, ठीक है। दूसरी चीज ये बता दी यहां पे कि मान लो कोई बंदा पहले कैथोलिक चर्च को फॉलो करता था, कैथोलिक आइडियाज को, ठीक है, और वो बंदा फिर बाद में मूवमेंट में इन्फ्लुएंस में आकर के और लूथर को फॉलो करने लग जाते हैं और प्रोटेस्टेंट बन जाते हैं। अब उनको लगता है कि नहीं यार मैंने तो गलत डिसीजन ले लिया, मुझे तो वापस से कैथोलिक ही बनना है। तो अगर वो रिकन्वर्ट करता अपने रिलीजन को तो उसकी जो प्रॉपर्टी थी, उनकी राइट्स थे, वो खत्म नहीं होंगे, वो प्रिविलेजेस उनके पास में बनी रहेंगी। या फिर ये कह दो कि जब कैथोलिसिज्म को वो फॉलो कर रहा था फिर उसके बाद में प्रोटेस्टेंट को फॉलो किया तो उसके बाद में उसकी प्रिविलेजेस और उसकी पावर्स हैं वो एकदम से खत्म नहीं होंगी। तो ऐसे में एक बैलेंस बना करके निकला ये ऑसबर्ग पैक्ट, जिसमें चार्ल्स फिफ्थ के बेटे प्रिंस फर्डिनेंड ने एक तरफ और दूसरी तरफ लुथेरियंस जो थे उन्होंने मिलकर के फाइनलाइज किया कि चलो ठीक है एक बीच का सेटलमेंट निकाल लेते हैं। अब ये तो सारा एक्टिविटी कहां हो रहा था, जर्मनी में। अब नेक्स्ट जो आ जाता है वो कहां पे आ जाएगा, आपका जो लुथेरियन आइडियाज थे वो एक्सपेंड होते हैं पड़ोसी देशों में भी, और पड़ोसी देशों में स्विट्जरलैंड की हम बात करेंगे एक तो, और प्लस हम बात करेंगे इंग्लैंड की, ठीक है। और उसके लिए हम मिलेंगे 2 घंटे बाद में, ठीक है। अगर आज क्लास होती है तो डेफिनेटली, क्योंकि आज थोड़ा सा अभी थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है, अभी ये थोड़ा सा रक्षाबंधन के चक्कर में थोड़ा सा इशू चल रहा है, तो ये आपको शेयर की हुई है पीडीएफ, तो ये जरूर देख लेना। फिर इसके बाद में स्विट्जरलैंड में जो मूवमेंट शुरू होता है उसको बोलते हैं कैल्विनिज्म, ठीक है। जैसे जर्मनी में लुथेरियनिज्म बोला ना, इसी तरीके से यहां पर कैल्विनिज्म होगा। कैल्विनिज्म को प्रमोट करने वाले कौन कौन थे उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ओके। तो चलिए अभी तो मैं इस सेशन को यहीं टर्मिनेट करता हूं, फिर मिलते हैं अपन। थैंक यू।